सर एक और प्रश्न है कि जी, जी। भारत में जितने भी शिक्षण संस्थान मिले हैं प्राचीन काल जी। के, तो जी, जी। उसमें किन-किन जो आज के जितने भी धर्म उपलब्ध हैं भारत में या मज़हब रिलीजन, उनमें से किनके-किनके पाए गए हैं सर? दोबारा बताएँ मैं सुन नहीं पाया। प्रश्न ये है कि भारत में कुछ यूनिवर्सिटीज़ मिली है जैसे नालंदा, जी, जी। तक्षशिला इस तरह वो की सभी चीज़ें मिली हैं। बुद्धिस्ट हैं, उनमें कोई डाउट ही नहीं है। ये नालंदा बुद्ध तो यूनिवर्सिटी सर हो, क्या तक जैसे तक जैन तक्षशिला जैन आज सबसे पुरानी। जी, तक्षक आज जो सर जैसे नाग जो वंश है, वो नाग वंश मूल स्वरूप का है। मूल वंश, मूल जी, संस्कृति है। नालंदा है, विक्रमशिला है। वही जो महामात्यास भी आपने अशोक ने नियुक्त किए हैं, तोसाली का वर्णन आया है। नगल विहाल का तोसाली ये वहाँ पे आए हैं शब्द। उज्जैन शब्द कई बार सांची में कई बार उपयोग हुआ है। तो इस शिलालेख को या जहाँ पे ये शिक्षण संस्थान थे, सब बुद्ध एक्चुअली शिक्षण का काम किसका था? बुद्ध के पहले शिक्षा होती थी? शिक्षा कोई था? नहीं था। भाई बुद्ध का देशना का अर्थ ही शिक्षा देना। भाई भिक्खु जो भिक्षा मांगने जाता है, वो भिक्षा नहीं है एक्चुअली। वो उसका भोजन का स्रोत है और उसके बदले उसको देशना देना है। देशना देना कंपलसरी विनय में लिखा हुआ है। अब आपको आज हुँ। जानकर हैरानी होगी, या कुछ चीजें हमें जानकर हैरानी होती है। जैसे आज लहसुन बहुत से लोग खाते ना, पर मैं लहसुन नहीं खाता साहब। जी, और आज ऐसा है जी। कि जो लहसुन नहीं खाता वो बड़ा अच्छा वेजिटेरियन माना जाता है। आपको हाँ, पता हाँ, है हाँ, लहसुन जी। नहीं खाने की परंपरा विनय पिटक में है। विनय पिटक अच्छा, में, हाँ, विनय पिटक के जो प्रायश्चित का भाग है पहले ही करनी का है कि लहसुन नहीं खाना। ओके। तो और उसमें बताइए आप यहाँ बड़ी पे सभी लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण कहता है कि नहीं खाना है। उसके पीछे कारण भी है। मतलब बुद्ध जी। एकदम रिजिड नहीं है। वो भाई हुँ। क्यों लगाए पाबंदी? हेलो, जब देशना जी, होती, जी। भोजन लिया, भोजन सब भिक्षा मांग के लाए, इकट्ठा रखा और उसको सबने वितरण करके अपना भोजन लिया, उसके बाद देशना होती है। मतलब संघ की अलग देशना होती थी, वहां जो भिक्षु गए वहां अपनी देशना जो भी करके आए वो अलग है। तो देशना जब होना कंपलसरी था कि भोजन करने का समय था बुद्ध का, संघ का और बुद्ध का भी। हुँ, तो हुँ। बुद्ध जीवित थे जब बुद्ध भी भोजन करते थे भाई। संघ जब जो पाइप गड़ा रहता था, पोल रहता था अपना हर बिहार में, हर जेतवन, हर जो भी आराम होते थे वहां पे पोल गड़ा। जब 2 अंगल पोल यदि छांव बढ़ गई, तो 2 अंगल जो छांव बढ़ी है पोल की, तब तक भोजन ग्रहण करने की आजादी थी, कर सकते थे। 2 अंगुल से ज्यादा छाया हुई पर भोजन आप नहीं कर सकते, और सिर्फ एक समय भोजन करने की आपको अनुमति थी। तो जी। उस समय जब देशना होती थी, तो उस समय जब मैं लहसुन खा के आया, मुझे किसी ने लहसुन दिया, भाई मैंने लहसुन खा लिया, तो पड़ोसी भिक्खू को उसकी स्मेल आती थी और वो डिस्टर्ब होता था। तो दूसरे भिक्खू ने, पड़ोसी भिक्खू ने बताया कि साहब ये लहसुन से स्मेल आती है। तो बुद्ध ने बनाया नियम कि आप जब देशना होगी जब लहसुन नहीं खाएंगे, और उसमें विनय पिटक में ही डाल दिया, विनय में उसमें ही डाल दिया, विनय में पहला ही प्रायश्चित है, हुँ, हुँ, हुँ। पाचत्य पहला ही है। भिक्खु संघ के लिए भी है और भिक्खु संघ के लिए भी है। पहले ही पाचत्य है कि लहसुन नहीं खाएगा, लहसुन नहीं खाना है। और उसमें पर आगे कर रहे हैं हुँ, यदि आप हुँ। बीमार हैं तो खा सकते हैं। मतलब जी, वो जी। तो लहसुन को औषधि मान रहे हैं, और ये हुँ, छूट भी हुँ, दे हुँ। रहे हैं, आप बीमार हैं, आप रोगी हैं तो खा सकते हैं, निरोगी नहीं खाएं। तो ये जी, लहसुन ही नहीं, जी। बहुत चीजें हैं जो हम आज मान रहे हैं। ये दूसरे लोग मान रहे हैं, बुद्ध की वही विनय को मान रहे हैं। वे लहसुन नहीं खा रहे, बहुत से विनय तो मान रहे हैं, लहसुन क्यों नहीं खा रहे, वो लिंक हम हमारी विस्तृत हो गई, वो भूल संपर्क गए। हमारा विस्तृत हो गया। जी, सर जी। बुद्ध से पहले तो सर कोई एक विद्यालय थे ही नहीं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं परशुराम दास जी। विद्यालय एक नहीं सबसे किया। पुराना सर कोई विश्वविद्यालय आपको कोई तक्षशिला मिलता है। जी। भाई बुद्ध ने ही तो शुरू किए। देखा जाए तो एक तात्कालिक उस समय में मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो शिक्षा का काम बुद्ध से ही शुरुआत होती है। बुद्ध धम्म ही पूरा शिक्षा है। शिक्षा के आधार पे ही पूरा बुद्ध धम्म है, उसकी पूरी देशना ही पूरी शिक्षा है। तो जो और बड़े बड़े विश्वविद्यालय हमें पुरातत्व पढ़ने प्रमाण मिलते हैं, वो सब सर बुद्ध या बुद्ध पुरातत्व के बाद प्रमाण कोई पुरातत्व प्रमाण बुद्ध मार्ग के जो विश्वविद्यालय हैं उसके अलावा किसी और के मिले हैं सर भारत नहीं में? नहीं नहीं नहीं, कोई जैसे कोई कोई इसमें अभिलेख नहीं मिला। जी। तो हाँ, परशुराम यदि दास आप जी देखिए हड़प्पन लिपि किसी भी पढ़ लें, हड़प्पन गुरुकुल लिपि का पढ़ लेंगे तो उसमें हमें मिलेंगे कुछ। जी, जी, जी। तो उसको तो अभी पढ़ने का किसी का इरादा ही नहीं है। वो तो उस पर तो नहीं, पढ़ी काफ़ी वो हो जाएगी, रही उसमें है। भी कई लोग, कई रिसर्चर लगे हुए हैं। एक्चुअली उसमें जी, छोटे छोटे अभिलेख मिले हैं, बड़े अभिलेख होते तो उसको औसत अभी पढ़ ली गई होती, लेकिन पढ़ी जा सकती है। जी। धम्मलिपि के उसको पढ़ेंगे, धम्मलिपि के जो ज्ञाता है वही पढ़ेंगे।
अभी जी। नहीं, 1-2 तो सर जनरेशन क्या बाद लगता हमारे में है, पैदा हो। जी। तो अभी तक के जो जितने भी प्रमाण मिले हैं उससे क्या लगता है कि क्या रहा होगा हड़प्पा और ये मोहनजोदाड़ो का कल्चर? इनमें भी क्या वो शिक्षा सम्यक महत्वपूर्ण रही होगी एक्चुअली, जहाँ तक मैंने कुछ विजिट भी किए हैं हड़प्पा के साइट, ऐसे धौलावीरा जो साइट है, भारत का सबसे बड़ा हम्म। साइट है धौलावीरा, राजस्थान अपना सॉरी गुजरात में। जी। भाई हड़प्पा और आपका मोहनजोदड़ो जो सबसे बड़े साइट है इस संस्कृति के, वो दोनों पाकिस्तान में चले गए। और जो हम्म। भारत का सबसे बड़ा साइट है वो है आपका धौलावीरा। तो धौलावीरा का डिजाइन है वो ताज्जुब होता है यार देखने पे, यदि आप उसको बारीकी से अध्ययन करें। मतलब जो वहाँ पे जो हमारे देश में जो अभी बहुत हाई स्तर की जो कॉलोनियां है ना, जो कवर्ड कैंपस है, जी। वो जी। भी उस स्तर पे नहीं पहुंची है जिस स्तर पे धौलावीरा बसा है। मतलब उनकी जो खिड़कियां भी है, जो उनके मेन दरवाजे हैं, वो मेन रोड पे नहीं खुलते। उनमें जो पानी का ओके। संरक्षण का जो तरीका है, मतलब जो धौलावीरा एक्चुअली ये नदी पे नहीं बसा है। बाकी शहर जो बड़े बड़े शहर है आपको नदियों किनारे बड़ी बड़ी नदियों पर बसे हुए। धौलावीरा एक जो है बरसाती हम्म। पानी पे सर्वाइव करता था पूरा। तो बरसाती नाले हैं दो वहाँ पे, मनहर और मनसर। हम्म। दो नालों का पानी जो पहाड़ी पानी आता था, उसी पानी का तालाब में इकट्ठा करके, और अंदर वो उन्होंने टैंक बनाए हुए थे। पानी जो पीने का पानी जो स्टोर होता था वो पत्थर के टैंक खोद करके बनाए उसकी, मतलब उन्होंने खुदाई कर करके पत्थर, मतलब 16 टैंक से जी। घिरा जी। हुआ है। धौलावीरा पूरा 16 टैंक से घिरा है। एक टैंक भरेगा, फुल भरने के बाद दूसरा टैंक भरेगा, फिर ये भरने के बाद तीसरा टैंक भरेगा। ऐसे ही करते करते 16 टैंक भरेंगे। तो 16वां जब भर जाएगा तो एक्सेस पानी बाहर जो बड़ा तालाब है उसमें चला जाएगा। जो मेन दीवार अच्छा। है वो अंदर कच्ची ईंट है, और बाहर से हम्म। पत्थर है। मतलब भूकंप भी आएगा, ये आपकी गर्मी का ज्यादा, जो कच्छ एरिया है वो गर्मी बहुत पड़ती है, तो आपका भूकंप का प्रभाव भी नहीं होगा उस पर, और आपका गर्मी का प्रभाव भी नहीं होगा। और मात्र अभी 10% खुदाई हुई है उस स्थान की, 90% पूरी खुदाई हो जाएगी। बहुत साक्ष्य उसमें निकले। वहां पे जो ग्राउंड निकला है 240 जी। मीटर लंबा है। मतलब उसमें 10,000 लोग ओके। बैठ सकते हैं, 10,000 लोग बैठ सकते हैं इकट्ठे। मतलब जो मेन जो अच्छा। सिटाडल है, उसके बाद ग्राउंड है बहुत बड़ा, हम्म। उसके बाद फिर एक लोअर शहर और एक मीडियम शहर है, अलग अलग बस्तियां हैं। तो जो इतना बड़ा ग्राउंड हम्म। 10,000 लोग जहाँ बैठ सके, वहां एक शहर के लोग तो बैठेंगे नहीं। हो सकता है बहुत बड़ा शिक्षा केंद्र हो, जी। मतलब व्यापारिक केंद्र तो रहा ही है, वो शिक्षा केंद्र भी हो सकते हैं, बड़े बड़े स्थान। तो इन पे हम्म। रिसर्च अभी भी बाकी है, रिसर्च होना बाकी है। जी। भाई जी। आप जो मुर्गा खाते हैं, मुर्गा हमारा सबसे पुराना खाद्य है, मतलब प्रिय भोजन। हड़प्पा के लोग भी प्रिय, हड़प्पा से चला रहा है। अच्छा, तो ये मुर्गा मुगलों के काल से नहीं, मुस्लिम काल से नहीं भी नहीं उससे नहीं, पहले से बिल्कुल नहीं है? भाई, हड़प्पा के लोग भी मुर्गा खाते थे। अच्छा। हड़प अच्छा। हड़प्पा के लोग ओके। बहुत, मतलब मांस के बहुत प्रिय शौकीन थे। वो हड़प्पा मांसाहार मुर्गा उनका शौकीन प्रिय था, भोजन में था। हम्म। मगर उनका नाली जी। सिस्टम जी। या उनका सफाई करने का तरीका देगा बहुत गजब का। मतलब आज की जो बहुत उच्च स्तर की जो कॉलोनियां है वो फेल है। जी। तो वहां ऐसा भी हड़प्पा हम में भी लिंक जोड़ एक्चुअली सकते वहां हैं? पे भी स्तूप मिले हैं। वहाँ जो अपना अच्छा। धौलावीरा है, वहां 7 स्तूप जी। मिले। जी। वो ओके। स्तूप क्या, स्तूप का एक शाब्दिक अर्थ क्या है पाली में? थूप। ये धमलिपि में हाँ लिखेंगे हाँ। थूप। थूप मतलब ढेर, जो ढेर लगा दिया वो थूप, दैट इज थूप, स्तूप। तो वहां पर जो कब्रस्तान है आपका, जो आपका दफन करने का स्थान धौलावीरा में, वहां पे जो दफन करने का जो तरीका है, उसमें 7x8 का गड्ढा करके, उसमें अस्थियां जो रख के, कुछ मटकों में जरूरी सामान रख के, पर एक उतने ही बड़े कि पत्थर से 7x8 या 8x बड़े पत्थर से, एक ही पत्थर से पूरा ढक दिया जाता था। ढक के फिर उसके ऊपर ढेर मिट्टी का ढेर लगा देते, स्तूप बनता था। तो इस तरह के 7 स्तूप खुदाई में धौलावीरा में मिले। तो जो स्तूप बनाने की परंपरा है भाई, जो बुद्ध के स्तूप है या अशोक के समय के स्तूप है, वो भी क्या है, नीचे अस्थियां है, अस्थि संरक्षण के लिए, ऊपर से उसका ढेर बनाया पत्थरों का एक सिस्टमेटिक। वही आपको हड़प्पा संस्कृति में देखने को मिल रहा है। मतलब अस्थि अवशेषों को संरक्षण करने के लिए स्तूप का निर्माण किया मोटा मोटा। वही सेम हमें हड़प्पा संस्कृति में आपको धौलावीरा में देखने को मिलता है। तो ये जो परंपरा है, जी। स्तूप बनाने की परंपरा है, संरक्षण की परंपरा, अवशेषों के महान पुरुषों बुद्ध भगवान की जो जो अवशेषों संरक्षण की परंपरा है, वो हमारी बहुत प्राचीन है, हड़प्पा कालीन से। तो इससे एक जो प्रश्न परंपरा आया को है। दोनों को हम लिंक, बस एक संपर्कों को जोड़ने की आवश्यकता है इसमें,
तो संपर्क जिस दिन जी, जुड़ गए, जी। हम एक बहुत बड़ी खोज की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। जी। यदि शिक्षा की शुरुआत बुद्ध काल से थी, वैदिक काल कब था, जहां पर कहा जाता है गुरुकुल कब था। इतिहास का वर्गीकरण जब हो रहा था काल के आधार पर, जब आपके पुरखे उस कमेटी में शामिल नहीं थे, या उस समय आपके पुरखे शिक्षित नहीं थे, जो इतिहास का बंटवारा होना चाहिए था वो होना चाहिए था एक्चुअली ऐसे क्राइस्ट के आधार पर यूरोप में किया, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर। भारत में बुद्ध होना चाहिए था, बुद्ध के पहले और बुद्ध के बाद। इतिहास जी, भी जी, उसी पे बिल्कुल। डिपेंड है पूरा, हुँ, बुद्ध के हुँ। पहले क्या था और बुद्ध के बाद क्या था। और जो इतिहास यदि इस आधार पर होता है बिफोर बुद्ध और आफ्टर द बुद्धा, जी, बुद्ध तो हमें संवत के सब चीजें अनुसार। क्लियर हो जाती है। शब्द बाकी के जो गढ़े गए शब्द हैं, वो शब्द उसमें अपने आप गायब हो जाते, आते ही नहीं। तो ये सब इस हकीकत तक पहुंचने के लिए आपको सम्राट अशोक के अभिलेखों को गहनता से सीख पढ़ना पड़ेगा, लिपि को अच्छे से सीखना पड़ेगा, पाली भाषा को सीखना पड़ेगा। तो आपको ऑटोमेटिक आप पहुंचे कि हम तो बहुत बहुत बड़ी विश्व की सबसे महान विरासत की अंग है और सबसे महान विरासत के भाग है, और हम उसी विरासत के भाग रहेंगे और होना भी चाहिए। उसके लिए हमें प्रयास करना, कौन क्या था उससे हमें मतलब ही नहीं। भाई हम एक श्रेष्ठ परंपरा के भाग थे, आज है। तो सर फाइनली ये कंक्लूड हम कर सकते हैं कि जी, बुद्ध से बड़ी पर्सनालिटी पूरे ग्लोबल में भारत से नहीं भारत का ही कोई बंदा बुद्ध से बड़ी पर्सनालिटी आज तक नहीं हुआ, नहीं, पूरे बिल्कुल ग्लोबली नहीं। अगर देखें तो। बुद्ध जी, आधार है, जी। बुद्ध आधार है। उसी परंपरा को हमारे महापुरुषों ने, बुद्ध के बाद जितने भी पैदा हुए, रैदास हो, कबीर हो, बाबा साहब हो, साहू जी महाराज हो, कांसी राम साहब हो, उसी परंपरा को जिस तरह से हमने बताया ना, कलर अब ब्लू हो गया है, उसी वैज्ञानिक परंपरा के सब ये भाग है। भाई यदि आज भी जी, कोई अवैज्ञानिक तथ्य दिखेगा, तो बुद्ध खुद कहते हैं, अपने कलाम सूत्र में कहते हैं बुद्ध, तो जी, उसमें जी। भाई जो इसलिए मत मानो कि कोई भी बात मैं कह रहा हूँ या परंपरा से है, कोई पुरखों ने कहा है। हम भी कोई भी बात इसलिए नहीं माने कि बुद्ध कह रहे हैं या बाबा साहब कह रहे हैं। भाई जो तथ्यात्मक रूप से, जो साइंटिफिक रूप से जो सही है, उसको ग्रहण, उसी परंपरा को जी, जी। ग्रहण करेंगे, करना भी चाहिए। बुद्ध इसलिए भी महान है कि वो अपने कहे पे भी नहीं कह रहे कि मैं जो कह रहा हूँ इसलिए मान लो। इतनी हुँ। हिम्मत किसी भी महापुरुष में हमें देखने को नहीं मिलती ग्लोबली। जी। यहाँ तक कि सम्राट अशोक ये ने भी। पूछ रहे हैं सर क्या आंसर दिया, बुद्ध से पहले बुद्ध के बाद। एक्चुअली जो इतिहास वर्गीकरण की बात कर रहे थे हम, इतिहास वर्गीकरण जो है हमें बुद्ध के बाद और बुद्ध के पहले इस तरह वर्गीकरण जी, करना चाहिए। तारीफ़ कर रहे हैं सर आपकी। जी जी, अच्छा, थैंक यू। जी, तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो मतलब गट्स बुद्ध में था ये बात कहने का कि मेरी बात आप मानो और अपनी मतलब अपने दिमाग लगाकर इस्तेमाल करो, आँख मूंद कर ना मानो। तो ये जी, बहुत ही पॉइंट था जो आज तक देखने को नहीं मिला किसी में भी। सब लोग फ़ेथ बिल्कुल की बात बिल्कुल करते हैं, बस मान लो, मान लो। मैंने बिल्कुल। कह दिया इसकी बारी भाई है, जो उसकी मैं कह बारी रहा है, हूँ वो तो मान ही लो। ये तो आदमी हाँ, कहता हाँ, ही है, हाँ। कितना ही माँ, ये तो बोलते ही कि मैं कह रहा हूँ। बुद्ध वो भी नहीं कहते। जी, जी। और सम्राट अशोक का भी एक शिलालेख है जिसमें ये पाया गया कि उन्होंने जब एक लड़ाई हुई थी कलिंग से, तो जी पहली जी, बार एक ऐसा सम्राट जिसकी सरहदें ईरान तक जाती थी, वो भी दुःख व्यक्त करता है कि इतने लोग इसमें मारे गए, इतने लोग अपंग हुए हैं। तो ऐसा भी पूरी दुनिया में नहीं पाया गया कि कोई सम्राट जो है युद्ध भी लड़े और लोगों पर उसको दया भी आए कि हाँ यार मारे गए लोग। तो ये भी बौद्ध मतलब ये देखा गया कि ये भी भारत की ही एक संस्कृति है और वो बौद्ध सम्राट कहलाए। बिल्कुल बिल्कुल। जी, सम्राट तो अशोक और अपने जो मनुष्य संतान मानते थे, जी। मम पजा, ऐसा उल्लेख करते हैं एक अभिलेख में सम्राट अशोक, सबे मुनि से पजा ममा, अर्थात ओके। सभी मनुष्य मेरी संतान है। मतलब आज भी हम कहते हैं सब संतान है। जो पशुम कम कुटुम कम की भावना है वो इन्हीं सेंटेंस में हुँ। छुपी हुई है। सबे मुनि से जी। पजा ममा, सब मनुष्य मेरी संतान है, मतलब वो अपने पुत्रों समान, जनता को भी पुत्र समान व्यवहार कर रहे हैं। जी। और सर एक और आखिरी सवाल है मेरी तरफ से जी जी, कि क्या ईसा पूर्व में कागज़ वगैरह का आविष्कार किए थे भारतीयों ने लिखने के लिए? नहीं नहीं, कागज का आविष्कार हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है। जो हमें मिला है जी। पत्थर का जो शिलालेख है, या मिट्टी के बर्तनों पर हमें जो लिपि के चिन्ह मिले हैं, इस तरह के शिलालेख मिले हैं। कागज तो बहुत बाद में आया, कागज का आविष्कार नहीं हुआ था।
जी। तो यानी कि ये जो मिथक हैं कि बहुत सारी जो कथा कहानियाँ हैं लिख ली गई थी, बहुत मतलब कोई 17 लाख साल पहले, 5000 साल पहले लिखने की बात आती है, वो एक तरह से सिर्फ़ कथा कहानी पर है, उसका नहीं, सच्चाई से कथा कुछ कहानी लेना-देना है। नहीं है। वो एक्चुअली बहुत सी चीज़ मैंने क्या कहा कि भाई जो हुँ, हुँ। स्थापित बहुत सुदृढ़ विरासत है, उसको छिन-भिन्न करने के लिए भी बाद में इस तरह की कहानियाँ गढ़ी गई हैं। बहुत सी का एक्चुअली उनका ऐतिहासिक, पुरातात्विक साक्ष्य कुछ भी नहीं मिलता है। और पुरातात्विक जी, साक्ष्य यदि जी। नहीं मिलेगा, तो हम क्या कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। जी, जी। ये पूछ रहे हैं कॉपर प्लेट्स, तो कॉपर प्लेट्स तो चौथी 5वीं सदी के बाद आए जी, हैं। ये तो बात के हैं, काफ़ी बाद के हैं, कॉपर प्लेट्स बात के ईसा हैं। से पहले नहीं पाए गए हैं। जी। जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, आप यहाँ पे आए और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। मैं खुद ही कई सारी नई बातें सीखने को मिला मुझे भी और दर्शकों को भी काफ़ी कुछ नई जानकारी मिली होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे फिर से आप मेरे चैनल पर ज़रूर आएँगे, आपको फिर से हम इनवाइट करेंगे सर। और दोस्तों आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग जो है सर की पुस्तक है, उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। सर का चैनल का लिंक भी मैं और पुस्तक का लिंक भी मैं नीचे शेयर कर दूँगा, उसे एक बार ज़रूर आप देखिएगा। और सर आप अंतिम में दर्शकों के लिए 2 शब्द ज़रूर रखें। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लिपि, ब्रह्म लिपि तो बिल्कुल आप अनिवार्य रूप से सीखें और पाली भाषा का ज्ञान हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण जितनी हमारे लिए सांस है। और इन दोनों कार्य के लिए मतलब निःशुल्क हमारे बहुत से मित्र साथी कार्य कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, इसकी साइट्स बनी हुई है निःशुल्क पाली सीखने के लिए। और यदि ब्रह्म लिपि आपको सीखना है, ब्रह्म लिपि का चैनल है, उस पर आप निःशुल्क सीख सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। कुछ मटेरियल चाहिए हम व्हाट्सएप पे भी उपलब्ध करवा देंगे आपको। लेकिन आप ब्रह्म लिपि और पाली मतलब अनिवार्य है सीखना। और ये बहुत सरल है, ब्रह्म लिपि आप मुश्किल से 2-4 दिन में आप इसके अक्षरी ज्ञान से वाकिफ हो जाएंगे। जी, जी। ओके, धन्यवाद सर। बहुत-बहुत सभी के लिए धन्यवाद आपका सर। साधु साधु। जी, जी, साधुवाद सर। साधु।